Assalamu alaikum everyone, this is Saddam Hussain Magsi. A very warm welcome to all of you on the platform of Torchbearer CSS Academy Karachi campus. I need an interaction here. Please let me know in the chat box, am I audible to all of you? Please comment in the chat box, am I audible to all of you? जैसे कि आप सबको पता है कि शेड्यूल CSS 2023 के लिए अनाउंस हो चुका है। आज उसके हवाले से ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2023 के लिए हमारे पास कितना टाइम रह गया है और ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब 2023 में हम अपीयर हों या नहीं हों, अगर हम अपीयर होना चाह रहे हैं तो फिर हम किस तरह से अपीयर हों और क्या क्या चेंजेस हम फेस करेंगे, क्योंकि 2022 से कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिसमें MCQs बेस्ड एक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो उस हवाले से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ओवरऑल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2023 के लिए अगर हम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और अलोकेट होना चाह रहे हैं इन आवर डिज़ायर्ड ग्रुप, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कैंडिडेट किस तरह से वेल इक्विप्ड होना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं या फिर टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट क्वालिफाई करता है और कौन से कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेट्स की बात कर लेते हैं। 2023 के इम्तिहान में रिटन एग्ज़ाम में अब रफली हमारे पास टोटल 6 महीने रह गए हैं। टोटल अब हमारे पास 6 महीने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो टाइम है वो है 7 जुलाई 2022। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, मतलब कि जनवरी के एंड तक आपके पास टोटल जो टाइम है वो रफली 6 मंथ्स हैं। फ़ेब में 1 फ़ेब से रिटन एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट होंगे, तो अब आपके पास 6 महीने हैं। इस 6 महीने में आपने MPT की भी तैयारी करनी है, MCQs बेस्ड एक टेस्ट होगा आपका, उसकी तैयारी करनी है। वंस वो क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपने फुल फ्लेज्ड अपनी तैयारी करनी है, जिसमें कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके दोनों इंक्लूडेड होंगे। पहले बात करते हैं MPT की। MPT में टोटल आपके पास जो MCQs होंगे वो आपके पास 200 MCQs होते हैं। डेफिनेटली 200 मिनट्स होंगे आपके लिए। MPT टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया है 33%। सिलेबस दिया गया है, सिंपली आप FPSC वेबसाइट को विज़िट करें तो वहाँ पे आपको सिलेबस शो हो जाएगा, जिसमें उर्दू का पोर्शन है, इंग्लिश का है, GK का पोर्शन है। उसमें से आपने 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं अगर आप MPT क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो। वंस आपने MPT क्वालिफाई कर लिया, ये एक आपका इनिशियल स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। MPT क्वालिफाई करने के बाद जो चीज़ है वो है रिटन एग्ज़ाम। CSS में आप सबको पता है कि 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ऐसे है, प्रेसिन कंपोजिशन है, GK के 3 पेपर्स होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है एंड इस्लामिक स्टडीज़ हैं। तो डेट्स हमारे पास हैं। MPT आपका 2 अक्टूबर को होगा। MPT टेस्ट 2 अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद 1 फ़ेब से आपके इम्तिहान रिटन एग्ज़ाम के CSS के स्टार्ट होंगे, जिसमें आपके कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोनों इंक्लूडेड हैं। 12 टोटल पेपर्स होंगे। 6 दिन में आपके पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि दिन में एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं आपके, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो ये तो हमने बेसिक बात कर ली कि डेट्स वगैरह कौन सी हैं और आपके पास टोटल टाइम कितना रह गया है। उसके बाद अब हम ओवरऑल CSS की बात करते हैं। अगर हम CSS की बात करें तो टॉर्चबेरर CSS अकेडमी ने CSS के टोटल 4 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। टोटल हमने
4 पोर्शंस में इस एग्जाम को डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है और हर एस्पेक्ट को हम सीरियसली लेंगे। पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज़ योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जो सीएसएस में हमारे पास आउटलाइन मौजूद है उसको कम्प्लीटली हमने कवर करना है, तो सिलेबस हमने कवर करना है। वंस हमने सिलेबस कवर कर लिया तो उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है, हर पोर्शन को हम 20% देते हैं। सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो इट मीन्स के सीएसएस का 20% आपने कवर कर लिया है। जनरली ये होता है कि ये एक तरह से मिथ भी है कि अगर हमने सिलेबस कवर कर लिया तो ऐसा लगता है कि अब हमने सिलेबस कवर करने के साथ अब हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस कवर करना मीन्स इट इज़ 20 to 25% ऑफ द सीएसएस। रिमेनिंग 3 और चीज़ें जो कि आपने कवर करनी है, अगर आप वो कवर कर लेते हैं एरियाज़, तभी आप क्वालिफाई करते हो, तभी आप 2% स्टूडेंट्स में से आ जाते हैं, तभी आप 2% स्टूडेंट में लाए करते हैं जब आप ये 4 चीज़ें कवर कर लेते हैं। सिर्फ सिलेबस कवर करना काफ़ी नहीं होता। सिलेबस कवर करना इज़ 20% ऑफ द सीएसएस, लेकिन हमें इस तरह से लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने सिलेबस कवर कर लिया, हमने जो है एक स्टेपिंग स्टोन हमने कवर कर लिया है, अब हम सीएसएस के लिए रेडी हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, सिलेबस कवर करने के बाद हम अटेम्प्ट दे देते हैं और रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि 2, 3, 4 पेपर्स, 5 पेपर्स रह गए हैं। अगर लकीली 8-10 पेपर्स, 11 पेपर्स पास हो जाए, लेकिन एक पेपर डेफिनेटली रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी फ्लॉड होती है। तो पहला पार्ट है हमारे पास सिलेबस। सिलेबस कवर करना 20% है। सिलेबस में कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और वो भी रिकमेंडेड प्रॉपर किताबों से कवर करना। अगर आपने ये कवर कर लिया तो इट मीन्स कि 20% आपका हो गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास कौन सा है? सेकंड स्टेप हमारे पास है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना। पास्ट पेपर्स को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इट मीन्स कि अब आप सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप आपने पास कर लिया है, पार कर लिया है, अब आप सेकंड स्टेप पे हैं। पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस अगेन 20% है। पास्ट पेपर्स आपने एटलीस्ट 2016 या फिर टाइम है आपके पास तो 2015 से लेके 2022 तक के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो एटलीस्ट 2016 से लेके 2022 तक के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। अगर बिल्कुल शॉर्ट टाइम है और टाइम नहीं बच रहा, सिलेबस ही कवर करने में इतना टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि पास्ट पेपर्स में एटलीस्ट मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं, मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट फिर पास्ट पेपर्स के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम आउटलाइंस बना लें। कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करें, सिर्फ आउटलाइंस उनके बना लें, ताकि एक रफ आइडिया हो जाए कि पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरह से आते हैं, उनकी आउटलाइंस कैसे बनाई जाती हैं और आंसर्स उनके किस तरह से लिखे जाते हैं। तो दैट विल बी योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है आपका, उसको हम वेटेज देते हैं 20%, दैट इज़ योर सिलेबस। सिलेबस कवर हो गया। सेकंड स्टेप है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना। पास्ट पेपर्स आपके सॉल्व हो गए तो उसके बाद थर्ड स्टेप की बारी आती है। पास्ट पेपर्स में आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बनाने के बाद थर्ड आपके पास स्टेप है, वो कौन सा है? दैट इज़ योर एवेल्यूएशन। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया होता है, पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व कर लिया होता है, लेकिन एवेल्यूएशन नहीं करवाई होती, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वेयर डू दे स्टैंड, क्या उनको अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सीएसएस में आपके पास टोटल जो अटेम्प्ट्स हैं वो 3 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है आपका, एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अटेम्प्ट्स हैं टोटल आपके पास। एमपीटी की अगर हम बात करें तो उसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। उसमें एमपीटी स्क्रीनिंग में अपीयर होना एज अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता, लेकिन रिटन एग्जाम के टोटल 3 अटेम्प्ट्स होंगे आपके। तो आपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना अपना। वंस आपने सिलेबस कवर कर लिया फ्रॉम द रिकमेंडेड बुक्स, उसके बाद पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए, थर्ड आपके पास है एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन में होता क्या है, देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो आपको पता होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपने पहुंचना है तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो आपका टीचर होता है, जो आपका मेंटोर है, वो आपको बताएगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर्ड है वो कौन सा है? दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आप ए से बी स्ट्रेट लाइन में पहुंचें और वो आपको कौन गाइड करेगा कि आप सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आप मूव करें? दैट इज़ योर मेंटोर।
तो वो आपको बताएंगे कि एवेल्यूएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है CSS का, ये बैकबोन है एक तरह से CSS के अटेम्प्ट का। तो थर्ड जो है आपके पास दैट इज़ एवेल्यूएशन, अगेन इसको भी हम वेटेज 20% देते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास कौन सी चीज़ है, फोर्थ है हमारे पास टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स या फिर मॉक एग्जाम्स, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। वंस आपने सिलेबस कवर कर लिया, पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए, आपने एवेल्यूशन भी एक अच्छे टीचर से करवा रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली टच में हैं, एवेल्यूशन करवा रहे हैं, अपने हर सब्जेक्ट की हर राइटअप की एवेल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो फाइनल स्टेप है दैट इज़ योर टेस्ट पेपर्स या फिर मॉक एग्जाम्स। जब आप ये मॉक एग्जाम्स या फिर टेस्ट पेपर्स दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाती है और वहाँ से आपको पता चलता है कि क्या आप अब इस अटेम्प्ट में अपीयर होने के लिए प्रिपेयर्ड हैं या फिर नहीं हैं। अगर प्रिपेयर्ड हैं तो देन यू शुड गो फॉर इट। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि आप फिर उस ईयर को स्किप करें, अगले साल आप अपना अटेम्प्ट दें, क्योंकि अटेम्प्ट हमने वेस्ट अपना नहीं करना, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं। अटेम्प्ट देने के बाद कैंडिडेट मिसगाइडेड होता है क्योंकि, और इस वजह से उन्हें लगता है कि अटेम्प्ट अब मैंने दे दिए है और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि अटेम्प्ट मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। रिजल्टेंटली वो पढ़ते नहीं है या फिर कोई और काम करना स्टार्ट करते हैं या फिर जॉब करते हैं। रिजल्ट आता है जब पता चलता है 2 से 3 पेपर्स फेल हो गए और गैप बाकी रह गया जो वो 3 से 4 महीने का है और लगता है कि अब 3-4 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी अगेन, तो वो साल भी वेस्ट हो जाता है। फिर उससे अगले साल अटेम्प्ट देते हैं। तो ये एक फ्लॉड स्ट्रेटजी होती है हमारी, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट इस तरह के उनके ईयर्स जो है वो लूज़ हो रहे होते हैं, काफ़ी साल उनके इस तरह से वेस्ट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें जब आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, तभी आप 2%, 2.5% में आएंगे। 2% वो कैंडिडेट्स हैं जो कि अटेम्प्ट क्वालिफाई करते हैं। 4 स्टेप्स आप हमेशा याद रखें। आप कहीं पे भी जो है क्लासेस ले रहे हों, आपका कोई भी टीचर हो, कोई भी मेंटोर हो, हमेशा आप याद रखें कि सिलेबस कवर करना है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, एवेल्यूशन करवानी है। एवेल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने कोई राइटअप लिखा और आप उसको चेक करवाना चाह रहे हैं। एवेल्यूशन, अब देखें CSS में जनरली जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिनका साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड है, जिनके लैंग्वेज के इश्यूज़ नहीं हैं, मतलब कि वो जो लिख रहे हैं उनकी जो ग्रामर है वो ठीक है, बेसिक लेवल की ग्रामर ठीक है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होगा, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर आप लिख रहे हैं शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब है कि 3-4 महीने अब आपको अंग्रेज़ी ठीक करने में लगेंगे, उसके बाद फिर आप CSS की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म कर रहे हैं कि शी डिड नॉट गो टू स्कूल या वेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज का इशू आपका नहीं है। अब आपने अपना सिलेबस कवर करना है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, एवेल्यूशन करवानी है और टेस्ट पेपर्स देने हैं। अब क्योंकि एक वो कैंडिडेट जिसकी अंग्रेज़ी ठीक है, उसको मेजर कोई भी इशू वो फेस नहीं कर रहा, लैंग्वेज के हवाले से टेंसेस वगैरह प्रॉपर हैं, आर्टिकल्स का यूजेज भी पता है, थोड़ी बहुत पंक्चुएशन भी आ रही है, आइडिया वगैरह है, प्रीपोजिशंस वगैरह भी स्टडी किए हुए हैं, सेंटेंसेस एरर फ्री बना लेते हैं वो कैंडिडेट्स, तो फिर उनको जो टाइम लगता है वो 6 महीने का लगता है। लेकिन ये टाइम स्पेन इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल क्यों लगते हैं? 2 रीजन्स हैं प्राइमरीली। वैसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 रीजन्स हैं जो कि मेजर रीजन्स हैं। नंबर 1 आपके पास है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, सेकंड है आपकी एवेल्यूशन नहीं होना। एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती जिसकी वजह से ये टाइम स्पेन आपका एक्सपेंड होता है और इंक्रीज हो जाता है। 6 महीने की बजाय 12 महीने लग जाते हैं, 15 महीने लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। और एवेल्यूशन आपकी जब टाइम पे नहीं होती तो इस वजह से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है कैंडिडेट को। होना ये चाहिए कि जब आप अपना राइटअप लिख रहे हैं और आप टीचर के पास आ रहे हैं तो वो आपका जो राइटअप है वो उसी टाइम चेक हो जाए, मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे में आपका चेक हो जाए, या फिर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप जिस दिन सबमिट करवा रहे हैं अगले दिन आपका ये चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टाइम अपना वेस्ट करें इस तरह से, सिर्फ वेट करते रहेंगे आपका राइटअप आपको चेक होके मिल जाए। वंस आपको राइटअप चेक होके मिल जाता है तो फिर आपको पता चल जाता है कि अब आपने फर्दर क्या करना है, कौन सी गलतियाँ आपने की हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आपने अब आगे मूव करना है। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो एवेल्यूशन है वो आपकी ऑन पॉइंट और ऑन टाइम होनी चाहिए, तभी आपका ये टाइम बच सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी
CSS के कैंडिडेट का। तो ये हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। 4 चीज़ें, इनमें से कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। सिलेबस में 100% आपने कंप्लीट करना है सिलेबस, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि ये क्योंकि पास्ट ईयर में आया था सवाल तो इस साल ये नहीं आएगा, या फिर ये सवाल आज तक आया नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा, ये नहीं करना आपने। अगर वो सिलेबस से जो आपने टॉपिक स्किप किया है अगर उसी से ही सवाल आ गया तो फिर मसला हो सकता है। अदरवाइज़ सेफ रहने के लिए आपने अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। अगर सवाल नहीं भी आता, जिस पार्ट को स्किप करना चाह रहे हैं आप, उसमें से सवाल नहीं भी आता तो आप के पास MCQS से रिलेटेड उसमें से सवाल आ सकता है, या फिर आप उस नॉलेज को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उसका कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं हो और हर टॉपिक आपने 100% कवर किया हो फ्रॉम 360 पर्सपेक्टिव। 360 पर्सपेक्टिव में आपने हर टॉपिक को कवर करना है। यूट्यूब पे टॉर्च बियरर CSS अकेडमी की वीडियो एक अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 360 में कोई भी टॉपिक कैसे कवर करना है, जिसमें अफगान इशू को लेकर बताया गया है कि 360 में आपने एक टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, उसकी हर डायमेंशन को किस तरह से टैकल करना है, हर डायमेंशन को किस तरह से आपने कवर करना है। उसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं वो आप टाइप करें कमेंट बॉक्स में, लास्ट में जो है मैं आपको उनके भी आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो ये बात हो गई हमारी ओवरऑल CSS के हवाले से। अब बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। टॉर्च बियरर CSS अकेडमी कराची कैंपस पे हम CSS की तैयारी जब करवा रहे होते हैं तो हम जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं मैं आपको वो सारे वो टूल्स और टेक्निक्स भी बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं ऐसे की। अब जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जब हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स अपने स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम ऐसे लास्ट में पढ़ते हैं। पहले हम जो है अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल करते हैं, प्रेस इन कंपोजिशन उसकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, देन GS है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ये पोर्शंस करते हैं। उसके बाद लेटर ऑन हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब ऐसे की बारी आती है तो उस टाइम पे हमारे पास टोटल जो टाइम बच चुका होता है वो रफली 2 महीने बचते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो इसी पेपर में होते हैं और अनफॉर्चुनेटली यही पेपर सबसे लास्ट में करवाया जाता है। और जब लास्ट में कवर करवाया जाएगा तो फिर आपके पास कितना टाइम बचेगा कि आप अब एसेज अटेम्प्ट करें और उनको एवेल्यूएट करवाएं और एवेल्यूशन के बाद फीडबैक भी लें। तो टाइम ही नहीं बचता इस पेपर के लिए, क्योंकि हम तैयारी अपनी इस तरह से कर रहे होते हैं या फिर क्लासेस इस तरह से होती हैं कि ऐसे के लिए टाइम नहीं बचता, लास्ट में करवाया जाता है, इसलिए एवेल्यूशन के लिए भी टाइम नहीं बचता। और जिस तरह से ऐसे आपका करवाया जाता है उसमें सिर्फ ऐसे का फ्रेमवर्क बताया जाता है। उसमें सिर्फ ऐसे का फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि ऐसे के टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं ऐसे के, देन इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह से लिखे जाते हैं, कंक्लूजन किस तरह से लिखा जाता है, टॉपिक्स को डिकंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है, उसके अलावा आउटलाइन कैसे हम बनाएंगे, देन लिटरेरी टॉपिक्स कौन से होते हैं और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स आपके कौन से हैं, उसके अलावा कनेक्टर्स किस तरह से यूज़ करना है आपने, देन एक्सपोजिशन क्या है, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है, की टर्म्स को डिकोड किस तरह से करना है, यही सारी चीज़ें ऐसे में डिस्कस की जाती हैं। अब ये तो बात हो गई ऐसे फ्रेमवर्क की। ऐसे के ओवरऑल फ्रेमवर्क को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत आसान सी चीज़ है। टॉपिक को डिकोड करना, डिकंस्ट्रक्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान सी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़। लेकिन मेयरली ऐसे के फ्रेमवर्क का पता होना, मेयरली ऐसे किस तरह से हमने बनाना है उसके स्ट्रक्चर का पता होना काफ़ी नहीं है। ऐसे में 2 चीज़ें हैं आपकी, एक तो ऐसे फ्रेमवर्क है और दूसरा आपके पास है कंटेंट। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो प्रेस इन कंपोजिशन का पेपर हो या फिर आपके पास 11 और पेपर्स हों या फिर ऐसे का पेपर हो, उसमें लैंग्वेज के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। अगर लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं तो फिर चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि आपका स्कोर कम हो जाएगा या फिर आप उस सब्जेक्ट में फ्लंक भी कर सकते हैं, आप उसमें फेल भी हो सकते हैं। तो लैंग्वेज का तो इशू नहीं होगा, ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि यहाँ पर जो आपका रिटन एक्सप्रेशन होगा
वो आपका ल्यूसिड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आप 100% कम्युनिकेटिव होंगे, तभी आप स्कोर कर पाएंगे किसी भी पेपर के अंदर। अगर लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं तो पहले उनको सॉर्ट आउट करना है, पहले उस पर काम करना है। वंस लैंग्वेज के इश्यूज़ हमारे ठीक हो गए, रिजॉल्व हो गए, तो उसके बाद हम कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे। पहले हमने अपने लैंग्वेज को ठीक करना है। वंस लैंग्वेज का इशू रिजॉल्व हो गया तो उसके बाद ऐसे में एक ऐसे फ्रेमवर्क होगा और दूसरा हमारे पास है कंटेंट। अब हम किस तरह से तैयारी करवाते हैं, यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ऐसे फ्रेमवर्क भी आपको कवर करवाएंगे कि ऐसे का फ्रेमवर्क क्या है। वंस ऐसे का फ्रेमवर्क आपको पता चल गया तो उसके बाद अब कंटेंट कहाँ से आएगा, तो वो कंटेंट की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि नॉट नेसेसरीली हर कैंडिडेट का ऑप्शनल सब्जेक्ट IR हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो या फिर जेंडर स्टडीज़ हो या फिर सोशोलॉजी हो सकता है कि उनके अलग टॉपिक्स हों, अलग जो है सब्जेक्ट्स हों, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए हम ऐसे फ्रेमवर्क और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाते हैं ताकि फ्रेमवर्क पता होने के बाद 2500 वर्ड्स जो हैं उसकी लिमिट भी मीट करवाई जाए, तो कंटेंट भी प्रिपेयर करवाया जाता है। अब कंटेंट किस तरह से प्रिपेयर करवाया जाता है? कंटेंट एटलीस्ट 10 गुड रीड बुक से प्रिपेयर करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, विल ड्यूरेंट की किताब है। इसके अलावा पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ये किताब है। इस तरह जो भी इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट, इस तरह की जो भी अच्छी किताबें हैं, गुड रीड बुक्स हैं, वो प्रॉपरली कवर करवाई जाती हैं ताकि कंटेंट का इशू भी आपका रिजॉल्व हो जाए और एट द सेम टाइम ऐसे फ्रेमवर्क भी आपको फ्रेमवर्क का भी पता चल जाए और कंटेंट भी आप प्रिपेयर कर लें। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो तभी आप जो है ऐसे पे आपकी कमांड होगी, तभी आप इस ऐसे में, इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ कंटेंट होगा तब भी ये पेपर जो है पास नहीं होता, सिर्फ ऐसे फ्रेमवर्क का पता होगा तब भी ये पास नहीं होता। ये दोनों चीज़ें, कंटेंट और ऐसे फ्रेमवर्क, बोथ गो हैंड इन हैंड। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब आप ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपना। तो फ्रेमवर्क भी आपने तैयार करना है प्रॉपरली और आपने कंटेंट भी अपने तैयार करने हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई देन यू आर वेल इक्विप्ड, फिर आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपका जो ऐसे का पेपर है वो फिर आपका नहीं रुकता। ये बात हो गई हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से ऐसे के हवाले से। अब बात करते हैं प्रेसियन कंपोजिशन की। प्रेसियन कंपोजिशन बहुत आसान सा पेपर है, ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है। ऐसे का पेपर आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग, डॉन्टिंग है, लेकिन प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर आसान सा पेपर होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सवाल हैं। प्रेसी का सवाल है एक 20 मार्क का, फिर ट्रांसलेशन है, फिर पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, फिर इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन है, प्रीपोजिशंस हैं, इवन पंक्चुएशन भी इसमें मौजूद है। तो आप कहीं ना कहीं से ओवरऑल जो है मार्क्स गैदर करके इस पेपर में 50 अबव ईजिली कर पाते हैं। तो ये इतना मुश्किल पेपर नहीं होता। प्रेसियन कंपोजिशन की ओवरऑल तैयारी किस तरह से की जाए, अगेन यूट्यूब चैनल जो है टॉर्च बेयर्स अकेडमी, इसी चैनल पे जो है इसकी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जाके एक बार गो थ्रू करिएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रेसियन कंपोजिशन का पेपर जो है उसको हमने किस तरह से टैकल करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको प्रेसी के रूल्स पता होने चाहिए। वंस आपको प्रेसी के रूल्स पता हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, 2000 से लेकर 2020-22 तक के एटलीस्ट प्रेसी सॉल्व करें और उनको आप चेक करवाएं और फीडबैक लें। इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन भी आप इतने सॉल्व करवाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आप प्रेसियन कंपोजिशन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और इसमें जो है आपके चांसेस जो है कम स्कोर करने के वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीके की। जनरल नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। 3 सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट बनना चाहिए पास करने के लिए वो 120 होना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। जीके में ओवरऑल आपका स्कोर जो है वो 120 होना चाहिए। जीके में 3 सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड थर्ड वन इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये 3 पेपर्स हैं आपके। अब इसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स इज़ ऑल्सो ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। लास्ट टाइम अगर हम 2022 की बात करें, 2021 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आया था। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने 50 अबव और 60 प्लस स्कोर किया था।
65 67 तक स्कोर आया था पाकिस्तान अफेयर्स में, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स में इतना स्कोर नहीं आता था और इसको एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब ट्रेंड हमें चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान अफेयर्स में लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा स्कोर आया है कैंडिडेट्स का। करंट अफेयर्स में पोटेंशियल है कि करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। जीएसए में काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो MCQs हैं उसमें आप 20 में से 18 होने से इजीली जो है वो सही कर सकते हैं। एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें 40 आउट ऑफ 40 आप इजीली फैच कर सकते हैं मार्क्स। और जो बाकी पोर्शन है जनरल साइंस का, उसमें से भी काफ़ी रिपीटेड सवाल आते हैं और वही हर साल तकरीबन सेम सवाल बनते हैं। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को लेकर के एटलीस्ट आप इसमें 180 प्लस मार्क्स जो है फैच करें। आपने ये नहीं करना कि क्योंकि 120 एग्रीगेट रिक्वायर्ड है तो जीएसए और करंट अफेयर से आ जाएगा, पाकिस्तान अफेयर्स को इग्नोर कर दिया, या फिर जीएसए और पाकिस्तान अफेयर से आ जाएगा, करंट अफेयर्स को इग्नोर कर दिया, या तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आप कम इंपॉर्टेंस दें। ये नहीं करें, क्योंकि ये जो जीके का पेपर है ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का, कि आपको ये नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको काम आती है, वहाँ पे भी आप इस नॉलेज को यूज़ कर पाते हैं। और करंट अफेयर्स पे अगर आपकी कमांड होती है, अगर आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड है, आप अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं और आपको हर इवेंट का पता है और हर इवेंट के कंप्लीट डायमेंशंस का आपको पता है, तो फिर आपको एक बहुत अच्छा एज मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो कि अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका और हर कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के साथ कॉम्पीट कर रहा होता है रफली 350 से लेके 400 सीट्स के लिए। तो इसलिए जीके के पोर्शन में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। मेक श्योर कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम अलोकेट करें और उनके सिलेबस को कंप्लीट करें, और आपका टारगेट होना चाहिए 180 प्लस स्कोर करने का, तभी आप जो है 170 तक या फिर 175 तक लाए करेंगे। क्योंकि इतना स्कोर, ये जो जीके का पोर्शन है 120 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया है, इसमें आपका स्कोर 180 प्लस इजीली आ सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 180 आपका टारगेट होना चाहिए या फिर इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट होगा तो आप इनको प्रॉपर टाइम देंगे और फिर होपफुली आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे इन 3 सब्जेक्ट्स में। लास्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से सब्जेक्ट है, दैट इज़ योर इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से 2 से 3 पॉइंट्स हैं, वो आपने जॉट डाउन करने हैं, वो आपने नोट करने हैं। नंबर 1, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आपने रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है। सिंपली आप FPSC का गिवन सिलेबस डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर देखें कि इस्लामियात के लिए कौन सी किताबें मेंशन्ड हैं, उनके कंटेंट्स को सिलेबस के साथ आप मिला के देखें। आपको पता चल जाएगा कि कौन से बुक में से 80 to 90% सिलेबस कवर हो रहा है, कौन से कंटेंट्स जो है कौन सी किताब से कवर हो रहे हैं। बस वो आपने एक किताब लेनी है और फिर आपने इस्लामिक स्टडीज़ को वहाँ से प्रिपेयर करना है। वंस आपने रिकमेंडेड किताबों से इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरली डराया जाता है कि इस्लामिक स्टडीज़ में भी काफ़ी कैंडिडेट्स फेल होते हैं। रीज़न बीइंग सब स्टैंडर्ड वहाँ पर चीज़ें जब लिखेंगे, जब वहाँ पे बायसेस आ जाएंगे हमारे, तो तब वहाँ पर इशू होता है इस पेपर में, इस्लामिक स्टडीज़ में। बस आपने रिकमेंडेड किताबों में से इस्लामिक स्टडीज़ को स्टडी करना है और फिर आपने जो सवाल में पूछा हुआ है आपने सिर्फ वही बताना है। ओपिनियटेड आपने नहीं होना वहाँ पर, और ना ही आपने कोई बायसेस शो करने हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ आयात। आप जितने ज़्यादा आयात कोट करेंगे उतना आपका स्कोर ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप कोई एक भी आयत नहीं लिखते तो तब भी आपका इस्लामियात का पेपर पास हो सकता है, लेकिन अगर आप आयत लिखना स्टार्ट करते हैं, हर सवाल में 3 से 4 रेफरेंसेस अगर आप देते हैं तो फिर आप इस पेपर में 65 अबव लाजमी करेंगे। लेकिन अगर आयात और रेफरेंसेस नहीं हैं तो फिर आपका जो स्कोर है वो 42 से लेके 45 तक होगा, इससे ज़्यादा फिर आपका स्कोर नहीं आता। लेकिन अगर आपने आयात वगैरह ऐड की हुई हैं तो फिर आप 65-70 तक भी स्कोर कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं इस पेपर के अंदर। अब देखें, सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उसको पढ़ने के कुछ नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है
ज़कात और चैरिटी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड चैरिटी? क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या फिर इनमें कोई डिफरेंस है? आपने सिंपली एक एक सेंटेंस में बताना है कि ज़कात और चैरिटी में क्या डिफरेंस है। क्या ये सिमिलर हैं या फिर ये डिसिमिलर हैं? सिमिलर हैं तो बात ख़त्म हो गई, सिमिलर हैं दोनों। अगर डिसिमिलर हैं तो फिर आपने बताना है कि कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं। ये इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने कोई रिकमेंडेड किताब पढ़ी होगी। एक किताब है, मैं आपको बता भी देता हूँ, अराउंड 100 पेजेस की एक किताब है। रफली आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, मैक्सिमम स्पीड स्लो है तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे आपको वो किताब पढ़ने में। बहुत छोटी सी एक किताब है, इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन। इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन। आप अगर वो किताब भी पढ़ लेते हैं तो आप खुद ही ये फील करेंगे कि अब आप जो लिख रहे हैं, पहले जो आप लिखते थे, अब जो आप ये किताब पढ़ने के बाद लिख रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा गैप नज़र आएगा। आपको एक डिफरेंस फील होगा कि वाकई में जब क्वालिटी मटेरियल कैंडिडेट पढ़ता है तो फिर वो क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस भी करता है। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप रिकमेंडेड किताबों से जो है अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और सिलेबस को आप वहीं से कवर करें। तो ये बात हो गई हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप आराम से चूज़ करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करें, पहले कुछ क्लासेस लें कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि CSS है क्या, उसको किस तरह से हमने उस एग्ज़ाम को टैकल करना है, तैयारी किस तरह से करनी होती है, टॉपिक्स को किस तरह से कवर करना होता है। जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करना स्टार्ट करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करने के लिए आप टीचर से मिलें, उनसे मशवरा लें, उनसे आप डिस्कस करें, उनसे आप गाइडेंस सीख करें, उनको आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को आप बताएं, उनको आप बताएं कि आपका स्टाइल कौन सा है, लर्निंग स्टाइल कौन सा है आपका, आप टेक्निकल चीज़ों में किस तरह से हैं, आप रटा बहुत अच्छा लगा लेते हैं या फिर आपकी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सारी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आप टीचर्स के साथ डिस्कस करें, एकेडमिक बैकग्राउंड डिस्कस करें। उसके बाद आप 1 बाय 1 अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करें। एट द सेम टाइम जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने फाइनलाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये भी देखें कि PMS में, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, हर जैसे फेडरल लेवल का इम्तिहान है CSS, इसी तरह से प्रोविंसेस में भी एग्जाम्स होते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलसान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक, KP के पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो भी आपके एग्जाम्स होते हैं। तो आप ये इंश्योर करें कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके प्रोविंशियल एग्जाम्स में भी हों और वहाँ पर भी आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँ, ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इस तरह से नहीं हो कि आप CSS में अलग सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और आप EMS के लिए अलग सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 बार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अलग अलग आप चूज़ करें। मिसाल के तौर पे अगर हम SPSC की बात करें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, PMS का इम्तिहान हर साल होता है। इश्यूज़ की बात नहीं करते, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब SPSC में इस तरह से जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कि एक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आपने CSS में US हिस्ट्री चूज़ किया है, अब आप चाह रहे हैं कि आप SPSC में भी वही सब्जेक्ट रखें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है। देयरफॉर आप देखें कि क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप दोनों जगह पे रख सकें, तो वो आपके पास है यूरोपियन हिस्ट्री। अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो फिर इससे ये होगा कि आप CSS में भी वही ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे SPSC में भी आप वही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको बार बार जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने की बात जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और जब आप प्रोविंशियल लेवल का इम्तिहान दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप दोनों के सिलेबस को भी कंपेयर करें और आप दोनों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया को भी चेक करें ताकि आपके लिए आसानी हो और एक बार में ही आपको पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको रखने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपने प्रिपेयर कर रहे हों। तो ये भी स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है, वो इस तरह के सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर अब अलग से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप इस तरह के सब्जेक्ट्स रखें कि आप FPSC में और आप
प्रोविंशियल एग्जाम में दोनों में वो सब्जेक्ट्स रख सकें और दोनों में वो सब्जेक्ट्स रखने का ऑप्शन भी मौजूद हो, ताकि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, 16 जुलाई को 4 बजे हमने ऑन कैंपस सेमिनार रखा है, आप वो सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री सेमिनार। उसके बाद डेमो क्लासेस भी होंगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम टॉर्च बियरर सीएसएस अकेडमी कराची इज़ ऑफरिंग फ्री स्कॉलरशिप्स। वो कैंडिडेट्स जो कि डिज़र्विंग हैं लेकिन किसी भी XYZ रीज़न की वजह से वो कंप्लीट फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर फ़ी वो दे नहीं सकते, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा और जो टेस्ट है वो 15 जुलाई को होगा। अगेन टाइमिंग्स सेम है, 4 बजे जुलाई को होगा, ऑन कैंपस होगा। इट इज़ ओनली फॉर कराची और ये फिज़िकल टेस्ट होगा, आपको अकेडमी पे ही टेस्ट देना है। अगर आप इस टेस्ट में भी अपीयर होना चाह रहे हैं तो फ्री टेस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। स्कॉलरशिप के लिए आप ये टेस्ट दे सकते हैं। गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ डिटेल्स इस नंबर पर शेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी सवाल हों, वो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अहमद आगा कह रहे हैं कि आई हैव डिग्री इन LLB, BS इंग्लिश लिटरेचर, MA IR, MA पॉलिटिकल साइंस, व्हाट सब्जेक्ट शुड आई ऑप्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको हम फ़ौरन से जो है डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इसमें एटलीस्ट आपको 4, 5, 6 दिन, 7 दिन लग सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तभी आप जाके फाइनलाइज करें। जल्दबाजी आप इसमें नहीं करें, क्योंकि एक गलत स्टेप बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में एहतियात करनी है हमने और थोड़ा सा टाइम देना है। अगेन डिस्कशंस करनी है आपने, उसके बाद 1 बाय 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने फाइनलाइज करने हैं। और ये नहीं है कि मैं आपको अभी जो है फ़ौरन ही बता दूँ कि आप IR चूज़ कर लें या फिर पॉलिटिकल साइंस। ये टाइम टेकिंग है, तो आप इसको टाइम दें, टीचर से आप मिलें, उनसे आप डिस्कस करें और उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करें। क्योंकि पहले तो ये होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब हम चूज़ करें तो उसका क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है, और तब जाके हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने फाइनलाइज करने हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ, उस रफ़ आइडिया के बेसिस पे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज कर सकते हैं। क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने का, 3 से 4 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, आप उनको नोट करते जाइएगा। पहली चीज़ कि आप मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट आए। मतलब कि आप 10 दिन में सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, 15 दिन में आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए। आप मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट आए, मतलब इस तरह से कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज हो उस सब्जेक्ट के हवाले से पहले से ही, और आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करें और आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आप स्कोर भी उसमें बहुत अच्छा कर लें। तो मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, पहली चीज़ ये आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा डिग्री कौन सी है आपकी, कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं आप। अगर उसमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर पा रहे हैं तो आप उसमें से भी करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्योंकि हम इस तरह से तैयारी करवाते हैं कि आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, अगर बेशक IR नहीं भी है तो जनरली ये आर्ग्यू किया जाता है कि अब कंटेंट कहाँ से लेकर आएंगे हम। तो हम यहाँ पर इस तरह से आपको गाइड करते हैं कि आप फ्रेमवर्क भी सीखेंगे और एट द सेम टाइम कंपलसरी जो गुड रीड बुक्स हैं वो भी आपको पढ़ाई जाते हैं, उनके कंटेंट्स भी आपको बताए जाते हैं, ताकि आपका कंटेंट का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। देन आपने ये भी देखना है कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स में हो रही है या फिर नहीं। वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हों। कंप्लीट ओवरलैप कोई भी नहीं होता, और फिर भी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। सेम टॉपिक हो तब भी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टॉपिक्स ओवरलैप हमारे हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट आप चूज़ करें। मिसाल के तौर पे IR अगर आप ऑप्ट करते हैं तो IR जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ। IR आपका US हिस्ट्री के साथ ओवरलैप नहीं करता, IR आपका यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि IR जो है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो इसलिए अगर IR है तो फिर उसके साथ यूरोपियन हिस्ट्री रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने माइंड में रखें जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं। एडम इज़ सेइंग ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी फ्रॉम अल्लाह ताला
on people according to their wealth. On the contrary, charity is not compulsory in religion, but it is highly appreciated. जी, ज़कात जो है that is compulsory, इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाता है और ज़कात कलेक्ट करना ये स्टेट का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता। ज़कात जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाता है और फिर स्टेट का काम होता है ये कलेक्ट करना। और जो भी स्टेट अगर जो है ज़कात जो नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो जो ज़कात नहीं देना चाह रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि स्टेट उनसे ज़कात कलेक्ट करे थ्रू प्रॉपर ऑर्डिनेंस। अगर कोई भी इंडिविजुअल ज़कात नहीं देना चाह रहा तो फिर स्टेट अपनी रिट इस्टेब्लिश करे और उनसे ज़कात ले। और ज़कात के लिए फिर ये बताया गया है कि ज़कात को स्पेंड कहाँ करना है, किस तरह से करना है, ये भी चीज़ें सारी मेंशन्ड हैं। लेकिन इस ज़कात को कलेक्ट करना इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का काम है ज़कात को कलेक्ट करना। सर काइंडली मेंशन एटलीस्ट 10 गुड रीड बुक्स। 10 गुड रीड बुक्स जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपके साथ जो है वो 10 गुड रीड बुक्स की लिस्ट जो है आपके साथ शेयर कर देते हैं। अहमद, नंबर गिवन होगा, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आप सेमिनार अटेंड करना चाह रहे हैं तो 16 जुलाई को कराची में ऑन कैंपस सेमिनार है। स्कॉलरशिप में अपीयर होना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट है 15 जुलाई को 4 बजे। फर्दर डिटेल्स के लिए गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।